हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम नए साल पर हजारों संकल्प लेते हैं लेकिन फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं? क्यों हम जिम ज्वाइन करते हैं पर 3 दिन बाद ही छोड़ देते हैं? क्यों हम किताबें पढ़ने का मन बनाते हैं पर नेटफ्लिक्स देखते रह जाते हैं? आखिर यह सब क्यों होता है? दोस्तों, इसकी वजह है हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें। और आज की यह किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी और खास ऑडियो बुक्स को मिस ना करें। सोचिए जरा, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं तो 1 साल में आप कितने बेहतर हो जाएंगे? यकीन मानिए, 37 गुना बेहतर। जी हाँ, यह मैथमेटिक्स है, जादू नहीं। और इसी फॉर्मूले को समझने के लिए हमें मिलना है जेम्स क्लियर से, जो इस किताब के लेखक हैं। जेम्स क्लियर की अपनी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है दोस्तों। हाई स्कूल में उनके चेहरे पर बेसबॉल बैट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि शायद वो दोबारा कभी ठीक से खेल भी ना पाएं, लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी छोटी आदतों की पावर को समझा और उसे अपनी जिंदगी में लागू किया। और फिर क्या था? कॉलेज में वो न सिर्फ बेसबॉल टीम के कप्तान बने बल्कि यूनिवर्सिटी के टॉप एथलीट भी बने। उन्हें ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी चुना गया। यह सब कैसे संभव हुआ? बस छोटी छोटी आदतों की वजह से। यह किताब 4 मुख्य नियमों पर आधारित है। मेक इट ओवियब्स, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सैटिस्फाइंग। इन 4 नियमों को समझकर आप अपनी जिंदगी में जो चाहें वो बदलाव ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की यह खास ऑडियो बुक, एटॉमिक हैबिट्स। अध्याय नंबर 1, छोटी आदतों की ताकत। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम से। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 सालों से ब्रिटिश साइकिलिस्ट कभी कुछ खास नहीं कर पाए थे। 1908 से लेकर 2003 तक उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। और टूर डी फ्रांस की तो बात ही मत कीजिए। 110 सालों में कभी कोई ब्रिटिश साइकिलिस्ट नहीं जीत पाया था। हालत इतनी बुरी थी कि यूरोप की बड़ी बाइक कंपनियां उन्हें अपनी बाइक तक नहीं बेचना चाहती थीं। वो सोचते थे कि अगर ब्रिटिश टीम उनकी बाइक यूज करेगी तो उनकी सेल्स खराब हो जाएगी। सोचिए जरा, कितनी बुरी थी उनकी रेपुटेशन। फिर आए डेव ब्रैलिसफोर्ड, जो ब्रिटिश साइकिलिंग का नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। और ब्रैलिसफोर्ड के पास था एक यूनिक स्ट्रैटेजी, द एग्रीगेशन ऑन ऑफ मार्जिनल गेन्स। आसान भाषा में कहें तो छोटे छोटे सुधारों का जोड़। ब्रेल्सफोर्ड की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी दोस्तों। उन्होंने कहा, अगर हम साइकिलिंग से रिलेटेड हर एक चीज में 1% का सुधार करें तो सबको मिलाकर बहुत बड़ा फर्क आएगा। और फिर शुरू हुआ छोटे छोटे बदलावों का सिलसिला। टीम ने बाइक सीट्स को रीडिजाइन किया ताकि ज्यादा कंफर्टेबल हों। टायर्स पर अल्कोहल लगाने लगे बेटर ग्रिप के लिए। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनाए ताकि मसल्स का टेम्परेचर सही रहे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बस यही नहीं रुके। टीम ने तो पिलो और मैट्रेस तक बदल दिए ताकि राइडर्स को अच्छी नींद आए। उन्होंने टीम ट्रक के अंदर व्हाइट पेंट करवाया ताकि धूल के छोटे छोटे कणों को भी देख सकें जो बाइक्स की परफॉर्मेंस खराब कर सकते थे। राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़ें। और फिर देखिए क्या हुआ। सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने धूम मचा दी। उन्होंने अवेलेबल गोल्ड मेडल्स में से 60% जीत लिए।
4 साल बाद लंदन ओलंपिक्स में तो उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। 2012 में ब्रैडली विगिंस पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डे फ्रांस जीता। और फिर तो जैसे बाढ़ आ गई। अगले 6 सालों में ब्रिटिश टीम ने 5 बार टूर डे फ्रांस जीता। यह सब कैसे हुआ दोस्तों? बस 1% के छोटे छोटे सुधारों से। यही है एटॉमिक हैबिट्स की पावर। यह है छोटे बदलावों की ताकत। देखा आपने, यह सिर्फ साइकिलिंग की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। अगर हम रोज 1% बेहतर बनते रहें तो 1 साल में हम 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। और अगर रोज 1% खराब होते रहें तो 1 साल में हम लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। तो सवाल यह है, आप किस दिशा में जा रहे हैं? 1% बेहतर या 1% खराब? यही निर्णय आपकी जिंदगी को डिफाइन करेगा दोस्तों। अध्याय नंबर 2, आदतें और पहचान। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। आपने कभी सोचा है कि अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों है और बुरी आदतें इतनी आसानी से क्यों चिपक जाती हैं? मान लीजिए राहुल है। राहुल हर नए साल पर जिम जाने का डिसीजन लेता है। पहले दिन पूरे जोश में जाता है, दूसरे दिन थोड़ा कम उत्साह, तीसरे दिन सोचता है आज छोड़ देता हूं, कल चला जाऊंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि राहुल ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। देखिए दोस्तों, बिहेवियर चेंज के 3 लेवल्स होते हैं। पहला है आउटकम्स, जैसे वेट लॉस, बुक लिखना, चैंपियनशिप जीतना। दूसरा है प्रोसेसेस, जैसे जिम रूटीन, मेडिटेशन प्रैक्टिस। तीसरा है आइडेंटिटी, आप खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग आउटकम्स से शुरू करते हैं। वो सोचते हैं मुझे पतला होना है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। जब आप सोचते हैं मैं एक हेल्थी पर्सन हूं। यहां एक पावरफुल एग्जाम्पल है। मान लीजिए 2 लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला पर्सन कहता है नहीं थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पर्सन कहता है नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। देखा आपने डिफरेंस? पहले पर्सन की आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर की है। वो सिर्फ अपना बिहेवियर बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है। अब स्मोकिंग उसकी पहचान का हिस्सा नहीं रही। जेम्स क्लियर अपनी किताब में एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताते हैं ब्रायन क्लार्क की। ब्रायन को बचपन से नाखून चबाने की आदत थी। सालों तक वो यह आदत छोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकामयाब रहा। फिर एक दिन ब्रायन ने कुछ अलग किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैनिक्योर की अपॉइंटमेंट बुक करे। जब मैनिक्योरिस्ट ने उसके नाखूनों को सुंदर बना दिया और कहा कि उसके नाखून नेचुरली बहुत अच्छे हैं, तब ब्रायन को अपने नाखूनों पर प्राइड फील होने लगा। और यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन के बाद ब्रायन ने कभी अपने नाखून नहीं चबाए। क्यों? क्योंकि अब वो एक ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी में शिफ्ट हो गया था जो अपने नाखूनों का ख्याल रखता है। यही है असली मैजिक दोस्तों। आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं और आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों को शेप करती है। यह एक फीडबैक लूप है। तो अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? एक राइटर? तो रोज लिखना शुरू कीजिए। एथलीट? तो रोज एक्सरसाइज कीजिए। एक रीडर? तो रोज पढ़ना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज से यह डिसीजन लीजिए कि आप किस तरह का पर्सन बनना चाहते हैं और फिर छोटे छोटे एक्शन से खुद को प्रूव कीजिए। अध्याय नंबर 3, आदतें बनाने के 4 कदम। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर हैबिट्स काम कैसे करती हैं। इसे समझने के लिए हम चलते हैं
1898 में, जहां एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बिल्ली को एक स्पेसिफिक एक्शन करना था, जैसे लीवर दबाना या लूप खींचना। लीवर दबाते ही डोर खुल जाता और बिल्ली बाहर निकलकर खाना खा सकती थी। शुरुआत में बिल्ली रैंडमली हर जगह पंजे मारती, नाक घुसाती, कोशिश करती। कई मिनट बाद एक्सीडेंटली लीवर दब जाता, डोर खुल जाता। बट जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते गए, बिल्ली सीखती गई। 20 से 30 ट्रायल के बाद तो बिल्ली कुछ सेकंड में ही बाहर निकल जाती थी। यही है हैबिट फॉर्मेशन की प्रोसेस दोस्तों। ट्रायल एंड एरर, फिर रिवॉर्ड मिलना, फिर ब्रेन में उस पैटर्न का रजिस्टर होना, और धीरे धीरे वो एक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर हैबिट 4 स्टेप्स में बनती है। पहला, क्यू यानी संकेत। यह वो ट्रिगर है जो आपके ब्रेन को बताता है कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन साउंड, या क्लॉक में 6 बजे का अलार्म, या किताब की शेल्फ देखना। दूसरा, क्रेविंग यानी लालसा। यह है उस रिवॉर्ड को पाने की इच्छा, जैसे नोटिफिकेशन देखकर मैसेज पढ़ने की इच्छा, या 6 बजते ही कॉफी पीने की इच्छा, या किताबें देखकर पढ़ने की इच्छा। तीसरा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। यह वो एक्चुअल एक्शन है जो आप करते हैं, फोन उठाना, कॉफी बनाना, किताब उठाकर पढ़ना। चौथा, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। यह वो सेटिस्फैक्शन है जो आपको मिलता है, मैसेज पढ़ने की सेटिस्फैक्शन, कॉफी की फ्रेशनेस, या नॉलेज गेन करने का आनंद। यह चारों स्टेप्स मिलकर बनाते हैं एक हैबिट लूप, और यह लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है हमारी जिंदगी में। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अचानक आपको स्ट्रेस फील होता है, ये क्यू है। आप रिलीफ चाहते हैं, ये क्रेविंग है। आप फोन निकालकर सोशल मीडिया चेक करते हैं, ये रिस्पॉन्स। ये आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, ये रिवॉर्ड है। एंड बूम, एक हैबिट लूप कंप्लीट हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन 4 स्टेप्स को समझकर हम अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं और बुरी हैबिट्स तोड़ सकते हैं। जेम्स क्लियर ने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिए हैं अच्छी हैबिट बनाने के लिए। मेक इट ओवियस, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। बुरी हैबिट तोड़ने के लिए मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट, इसे मुश्किल बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे असंतोषजनक बनाएं। यह 4 नियम हैं आपकी जिंदगी बदलने के फॉर्मूलाज। आगे के चैप्टर्स में हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अध्याय नंबर 4, वह आदमी जो ठीक नहीं लग रहा था। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक फैमिली गैदरिंग से। मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अचानक एक महिला अपने ससुर की तरफ देखती है और बोल पड़ती है, मुझे आपका लुक पसंद नहीं आ रहा, आपको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब सोचिए, ससुर जी बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो मजाक में जवाब देते हैं, वेल, मुझे भी तुम्हारा लुक पसंद नहीं। लेकिन वो महिला जिद पर अड़ गई, नहीं, आपको अभी हॉस्पिटल जाना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, कुछ घंटों बाद वो आदमी ऑपरेशन टेबल पर था,
डॉक्टर्स ने पाया कि उनकी मेजर आर्टरी में ब्लॉकेज था और उन्हें हार्ट अटैक का तुरंत खतरा था। अगर उस महिला ने नोटिस नहीं किया होता तो शायद वो बच नहीं पाते। अब सवाल यह है, उस महिला ने क्या देखा? वो कौन सी चीज थी जो बाकी सबको नजर नहीं आई? दरअसल दोस्तों, वो महिला पैरामेडिक थी। सालों तक हार्ट पैंट्स के साथ काम करने के बाद उसका ब्रेन ऑटोमेटिक कुछ पैटर्न्स पहचानने लगा था। जब आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है तो खून क्रिटिकल ऑर्गन्स की तरफ जाता है और चेहरे के सरफेस से दूर हो जाता है। चेहरे की ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बदल जाता है और यही पैटर्न उस पैरामेडिक को दिख गया। यह है हैबिट्स की असली पावर दोस्तों। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। जब भी हम कुछ बार बार एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यूज नोटिस करने लगता है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स हर फील्ड में मिलते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स रेडार स्क्रीन पर एनिमी मिसाइल को पहचान लेते हैं बिना सोचे। म्यूजियम क्यूरेटर्स ओरिजिनल आर्ट और फेक में फर्क बता देते हैं। एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट्स ब्रेन स्कैन देखकर बता देते हैं कि स्ट्रोक कहाँ डेवलप होगा। यह सब कैसे होता है? सालों की प्रैक्टिस और रेपिटेशन से। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यूज को हाईलाइट करने लगता है और यही है हैबिट फॉर्मेशन का फाउंडेशन। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है दोस्तों। जैसे जैसे हैबिट्स ऑटोमेटिक होती जाती हैं, हम उन्हें नोटिस करना बंद कर देते हैं। हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। कार्ल जॉन्ग ने बिल्कुल सही कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. इसीलिए बिहेवियर चेंज का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ जेम्स क्लियर एक ब्रिलियंट टेक्निक बताते हैं। जापान की रेलवे सिस्टम में कंडक्टर्स एक यूनिक प्रैक्टिस करते हैं जिसे कहते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ड्राइवर फिजिकली सिग्नल की तरफ पॉइंट करता है और लाउड बोलता है, सिग्नल इज ग्रीन। देखा आपने? यह इतना सिंपल है, लेकिन इससे एरर्स 85% तक कम हो जाती हैं और एक्सीडेंट्स 30% तक घट जाते हैं। न्यूयॉर्क की सबवे में भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया और इंसिडेंट्स 57% तक कम हो गए। क्यों काम करता है यह? क्योंकि यह हमें नॉन कॉन्शियस हैबिट से कॉन्शियस लेवल पर ले आता है। जब आप कॉन्शियसली कोई एक्शन करते हैं तो ब्रेन प्रॉपर्ली रजिस्टर करता है। तो दोस्तों, अवेयरनेस है पहला कदम। जब तक आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे बदलेंगे? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी हैबिट्स को अवेयर होकर ट्रैक करें। अध्याय नंबर 5, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। तो दोस्तों, अब एक फैसिनेटिंग स्टडी की बात करते हैं जो 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में हुई। रिसर्चर ने 248 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया एक्सरसाइज हैबिट्स डेवलप करने के लिए। उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। पहला कंट्रोल ग्रुप था, बस ट्रैक करो कि कितनी बार एक्सरसाइज कर रहे हो। दूसरा मोटिवेशन ग्रुप था, उन्हें एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई, हार्ट हेल्थ के फायदे बताए गए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, तीसरा ग्रुप। इस ग्रुप को मोटिवेशन के साथ साथ एक सिंपल सेंटेंस कंप्लीट करने को कहा गया। During the next week, I will partake in at least 20 minutes of vigorous exercise on day at time in place. Results देखिए दोस्तों, पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक बार भी एक्सरसाइज की। मोटिवेशन प्रेजेंटेशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तीसरे ग्रुप में 91% लोगों ने एक्सरसाइज की, यानी डबल से भी ज्यादा। यह है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की पावर। सिर्फ यह डिसाइड करना कि आप कहां और क्या करेंगे, इससे सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। मान लीजिए राज है। राज कहता है,
मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है। यह एक वेग इंटेंशन है। कंपेयर कीजिए रोहन से। रोहन कहता है, मैं सुबह 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योगा करूंगा। देखा आपने डिफरेंस? रोहन के सक्सेस के चांसेस कितने ज्यादा हैं। जेम्स क्लियर इसे और आगे ले जाते हैं हैबिट स्टैकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। यह स्ट्रेटजी है अपनी नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ना। एग्जाम्पल्स देखिए। कॉफी बनाने के बाद मैं आज के 3 गोल्स लिखूंगा। लंच प्लेट रखने के बाद मैं 10 मिनट का वॉक करूंगा। बेड पर लेटने के बाद मैं आज की 3 अच्छी बातें सोचूंगा। यह इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप पहले से मौजूद ट्रिगर का यूज कर रहे हैं। आपका ब्रेन पहले से ही उस रूटीन को जानता है, तो नई आदत को जोड़ना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर यह भी सजेस्ट करते हैं कि आप पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक अपनी लाइफ में यूज करें। जब आप कोई बैड हैबिट करने जा रहे हों, तो लाउड बोलें। उदाहरण, मैं ये कुकी खाने जा रहा हूं, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वेट बढ़ेगा और हेल्थ खराब होगी। जब आप अपनी बैड हैबिट्स को लाउड सुनते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा रियल लगने लगते हैं। ये आपको माइंडलेसली स्लिप होने से रोकता है। तो दोस्तों, याद रखें 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज: इंप्लीमेंटेशन, इंटेंशन, स्पेसिफिक प्लान बनाओ, हैबिट स्टैकिंग। पुरानी हैबिट से नई हैबिट्स जोड़ो। हैबिट्स स्कोर कार्ड, अवेयरनेस लाओ अपने एक्शंस में। इन 3 टूल से आप अपनी हैबिट्स को कॉन्शियस कंट्रोल में ला सकते हैं, और यही है बिहेवियर चेंज की नींव। अध्याय नंबर 6, पर्यावरण, डिजाइन और आदत निर्माण। चैप्टर 6, प्रेरणा ओवररेटेड है, पर्यावरण अक्सर ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हैबिट्स को बनाने या तोड़ने में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो है आपकी एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन को लोग ओवररेट करते हैं। असल में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है एनवायरनमेंट। एक फैसिनेटिंग स्टडी की बात करते हैं। साइंटिस्ट्स ने देखा कि जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आई लेवल पर लगे थे, वो घर ऑटोमेटिकली कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, जबकि जिन घरों में मीटर बेसमेंट में छुपे थे, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते थे। कुछ नहीं बदला, बस मीटर की विजिबिलिटी बदली और रिजल्ट्स ड्रामेटिकली अलग हो गए। यही है एनवायरनमेंट डिजाइन की पावर। देखिए दोस्तों, हमारा ब्रेन हर वक्त क्यूज स्कैन कर रहा होता है। जो चीज विजिबल है वो ट्रिगर करती है, जो इनविजिबल है वो भूल जाती है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक इट ऑब्वियस। मान लीजिए रोहित को ज्यादा पानी पीना है। पहले उसकी वाटर बॉटल किचन में रखी रहती थी। वो दिन में 2 से 3 ग्लास पीता था। फिर उसने क्या किया? उसने हर रूम में वाटर बॉटल रख दी, बेडरूम में, लिविंग रूम में, स्टडी टेबल पर। रिजल्ट? अब वो दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पी रहा है। क्या हुआ? उसकी विल पावर नहीं बदली, उसकी डिसिप्लिन नहीं बदली, बस एनवायरनमेंट बदल गई, और एनवायरनमेंट ने काम आसान कर दिया। अब ऑपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप फोन पर कम टाइम बिताना चाहते हैं, तो क्या करें? फोन को विजिबल से इनविजिबल बना दो। चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में रखो। जब फोन आंखों के सामने नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली कम यूज होगा। जेम्स क्लियर अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला। हर मंडे को उनकी असिस्टेंट सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स रीसेट कर देती थी। पूरे वीक वो लॉग्ड आउट रहते थे और काम पर फोकस करते थे। फ्राइडे को नए पासवर्ड्स मिलते थे वीकेंड एंजॉय करने के लिए। पहले वीक में ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें सोशल मीडिया की उतनी जरूरत नहीं थी जितना वो सोचते थे। यह है एनवायरनमेंट डिजाइन का मैजिक दोस्तों। आप अपनी विल पावर पर डिपेंड मत करो। इसके बजाय ऐसी एनवायरनमेंट डिजाइन करो जहां गुड हैबिट्स इनएविटेबल हों और बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल हों। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। गिटार सीखना है, गिटार को केस में बंद मत करो, विजिबल स्टैंड पर रखो। हेल्दी खाना है, फ्रूट्स को विजिबल बोल में रखो। जंक फूड को अलमारी में छुपाओ, ज्यादा पढ़ना है,
बुक्स को नाइट स्टैंड पर रखो, टीवी रिमोट को दूर रखो। जिम जाना है, जिम क्लोथ्स रात को ही रेडी रखो। देखा आपने? हर एक गुड हैबिट के लिए फ्रिक्शन कम करो, हर एक बैड हैबिट के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। तो दोस्तों, याद रखें, विल पावर टेम्पररी है, एनवायरनमेंट परमानेंट है। अपनी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो और हैबिटोस स्वचालित रूप से फॉलो होंगी। अध्याय नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल का रहस्य। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 1971 में वियतनाम वॉर से। दो अमेरिकन कांग्रेसमैन, रॉबर्ट स्टील और मॉर्गन मर्फी, ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। उन्होंने पाया कि वियतनाम में तैनात 15% से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स हेरोइन के आदी हो गए थे। और जब डिटेल्ड रिसर्च हुई तो पता चला कि रियलिटी और भी भयावह थी। 35% सोल्जर्स ने हेरोइन ट्राई की थी और 20% तक एडिक्टेड हो चुके थे। यह एक नेशनल क्राइसिस बन गया। प्रेसिडेंट निक्सन ने स्पेशल एक्शन ऑफिस बनाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिसर्चर ली रॉबिन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ट्रैक करने की कि जब सोल्जर्स घर वापस आते हैं तो उनका क्या होता है। अब दोस्तों, यहां होता है असली मैजिक। रॉबिन्स ने जो डिस्कवर किया वो सबके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टा था। जब सोल्जर्स अमेरिका वापस आए तो सिर्फ 5% ही एक साल के अंदर फिर से एडिक्टेड हुए और सिर्फ 12% 3 साल में रिलैप्स हुए। मतलब 90% सोल्जर्स ने अपनी हीरोइन एडिक्शन ऑलमोस्ट ओवरनाइट छोड़ दी। यह तो इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि उस समय सब यही मानते थे कि हीरोइन एडिक्शन परमानेंट और इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो आखिर हुआ क्या? रॉबिन्स ने रिवील किया कि एडिक्शन स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो सकती है अगर एनवायरनमेंट रेडिकली बदल जाए। वियतनाम में सोल्जर्स पूरे दिन उन क्यूज से घिरे रहते थे जो हीरोइन यूज ट्रिगर करते थे। ड्रग आसानी से उपलब्ध था, वॉर स्ट्रेस था, सभी साथी सोल्जर्स भी यूज कर रहे थे और वो घर से हजारों मील दूर थे। लेकिन जब वो अमेरिका वापस आए तो एनवायरनमेंट पूरी बदल गई। वो क्यूज गायब हो गए और उनकी हैबिट भी गायब हो गई। इसे कंपेयर कीजिए टिपिकल ड्रग यूजर से। कोई अपने घर या फ्रेंड्स के साथ एडिक्टेड होता है, फिर रिहैब क्लिनिक जाता है जहां वो एनवायरमेंटल क्यूज नहीं है, क्लीन हो जाता है, लेकिन फिर वापस उसी नेबरहुड में जाता है जहां वो सारे क्यूज मौजूद हैं जिन्होंने उसे एडिक्टेड बनाया था। रिजल्ट, यूजुअली 90% हेरोइन यूजर्स रिहैब से वापस आने के बाद फिर से एडिक्टेड हो जाते हैं। यह स्टडी हमारे कल्चरल बिलीव्स को चैलेंज करती है। अगर कोई ओवरवेट है, स्मोकर है या एडिक्ट है तो हमें हमेशा बताया जाता है कि यह सेल्फ कंट्रोल की कमी है। शायद आप मॉरली वीक हैं। हमारी कल्चर में यह आइडिया डीपली एम्बेडेड है कि थोड़ी डिसिप्लिन से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन रीसेंट रिसर्च कुछ और ही बताती है दोस्तों। जब साइंटिस्ट उन लोगों को एनालाइज करते हैं जिनमें ट्रेमेंडस सेल्फ कंट्रोल दिखता है तो पता चलता है कि वो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट नहीं होते। एक्चुअली डिसिप्लिन्ड लोग अपनी लाइफ इस तरह स्ट्रक्चर करते हैं कि उन्हें हीरोइक विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में, वो टेम्पटिंग सिचुएशंस में कम टाइम स्पेंड करते हैं। जिन लोगों में बेस्ट सेल्फ कंट्रोल होता है वो टिपिकली वही लोग होते हैं जिन्हें उसे यूज करने की कम से कम जरूरत पड़ती है। सेल्फ रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना तब इजी होता है जब आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने की जरूरत ही ना हो। तो हाँ, परसिवेरेंस, ग्रिट और विल पावर सक्सेस के लिए एसेंशियल हैं। लेकिन इन क्वालिटीज को इंप्रूव करने का तरीका ये नहीं है कि आप विश करें कि काश मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन होता। असली तरीका है एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि एक बार हैबिट ब्रेन में एनकोड हो जाती है तो वो यूज होने के लिए रेडी रहती है। जब भी रेलेवेंट सिचुएशन आती है, अर्ज टू एक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसीलिए बैड हैबिट ब्रेक करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है
उस क्यू के एक्सपोजर को कम करना जो उसे कॉज करता है। अगर फोन पर कम टाइम बिताना है तो उसे दूसरे रूम में रखो। अगर सोशल मीडिया जेलसी ट्रिगर करता है तो वो अकाउंट्स अनफॉलो करो। अगर टीवी ज्यादा देख रहे हो तो बेडरूम से हटा दो। सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म नहीं। आप एक दो बार टेम्परेशन रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार विल पावर ओवरराइड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपनी एनर्जी को एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करने में लगाओ। यही है सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट दोस्तों। अपनी अच्छी हैबिट्स के क्यूज को ऑब्वियस बनाओ और बुरी हैबिट्स के क्यूज को इनविजिबल बनाओ। अध्याय नंबर 8, हैबिट को इरेजिस्टिबल कैसे बनाएं। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट की जो 1940 में हुआ था। डच साइंटिस्ट निको टिनबर्गन ने, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, एक पक्षी हेरिंग गल्स पर रिसर्च की। एडल्ट हेरिंग गुल की चोंच पर एक छोटा सा रेड डॉट होता है। टिनबर्गन ने नोटिस किया कि पक्षी के छोटे बच्चे इस रेड डॉट को चोंच मारते करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। फिर टिनबर्गन ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कार्डबोर्ड बीक्स बनाई। जब पेरेंट्स उड़कर चले गए तो उन्होंने यह डमी बीक्स चिक्स को ऑफर की। बेबी बर्ड्स ने उन फेक बीक्स को चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वो असली हों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जितना बिगर रेड डॉट उतनी फास्ट पैकिंग। फाइनली टिनबर्गन ने एक बीक बनाई जिस पर 3 बड़े रेड डॉट्स थे। बेबी बर्ड्स पागल हो गए। वो इतने एक्साइटेड हो गए जैसे उन्होंने कभी सबसे बेहतरीन बीक देखी हो। साइंटिस्ट्स ने इसे सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई कहा, यानी रियलिटी का एग्जैजरेटेड वर्जन जो नॉर्मल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों, ह्यूमंस भी इन सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के शिकार होते हैं। जंक फूड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हजारों सालों तक हंटिंग और फॉरेजिंग करने के बाद ह्यूमन ब्रेन ने सॉल्ट, शुगर और फैट को हाई वैल्यू देना सीखा। ये हाई कैलोरी फूड्स थे और जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में घूम रहे थे तब रेयर थे। जब आपको नहीं पता कि अगला मील कब मिलेगा तो जितना पॉसिबल हो उतना खाना सर्वाइवल के लिए एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज हम कैलोरी रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं। फूड बहुत है लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी उसे क्रेव करता है जैसे वो अपर्याप्त हो, क्योंकि ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स पिछले 50,000 सालों में नहीं बदले हैं। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री इसी का फायदा उठाती है। फूड साइंस का प्राइमरी गोल प्रोडक्ट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है कंज्यूमर्स के लिए। कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं परफेक्ट क्रंच लेवल डिस्कवर करने में, पोटैटो चिप्स के लिए या सोडा में परफेक्ट फिज के लिए। फ्रेंच फ्राइज एक शानदार कॉम्बिनेशन है। बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची, अंदर से लाइट और स्मूथ। यह डायनामिक कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। क्रंची और क्रीमी का कॉम्बिनेशन। पिज्जा पर मेल्टेड चीज की गुईनेस और क्रिस्पी क्रस्ट का कॉन्ट्रास्ट। ओरियो कुकी का क्रंच और स्मूथ सेंटर का कॉम्बिनेशन। नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स के साथ आप सेम सेंसेशन रिपीटेडली एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन फूड्स जो हाई डायनामिक कंट्रास्ट में होते हैं वो एक्सपीरियंस को नोवेल और इंटरेस्टिंग रखते हैं, इनकरेजिंग करते हैं आपको ज्यादा खाने के लिए। अल्टीमेटली फूड साइंटिस्ट्स ब्लिस पॉइंट फाइंड करते हैं हर प्रोडक्ट के लिए। सॉल्ट, शुगर और फैट का प्रिसाइज कॉम्बिनेशन जो आपके ब्रेन को एक्साइट करता है। यह है सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का असली मतलब। मेक इट अट्रैक्टिव। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगा उतना ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग होगा। अब बात करते हैं डोपामीन की। साइंटिस्ट्स ट्रैक कर सकते हैं एग्जैक्टली कब क्रेविंग अकर होती है डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर को मेजर करके। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट्स जेम्स ओल्स और पीटर मिलनर ने रैट्स के ब्रेन्स में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए और डोपामीन रिलीज को ब्लॉक कर दिया। रिजल्ट शॉकिंग था। रैट्स ने सारी विल टू लिव खो दी। वो खाना नहीं खाते थे, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते थे, उन्हें कुछ भी क्रेव नहीं होता था। कुछ दिनों में एनिमल्स मर गए थर्स्ट से।
लेकिन जब रिसर्चर्स ने प्रोसेस रिवर्स की और डोपामिन फ्लड कर दिया तो एनिमल्स ब्रेकनेक स्पीड से हैबिट्स परफॉर्म करने लगे। एक स्टडी में माइस ने अपनी नोज 800 टाइम्स पर आवर बॉक्स में पोके की। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है दोस्तों, डोपामिन रिलीज होता है नॉट ओनली जब आप प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं बल्कि जब आप उसे एंटिसिपेट करते हैं। गैम्बलिंग एडिक्ट्स को डोपामिन स्पाइक होता है बेट लगाने से पहले, जीतने के बाद नहीं। कोकेन एडिक्ट्स को सर्ज होता है पाउडर देखने पर, लेने के बाद नहीं। यह है एंटिसिपेशन की पावर, और यही है वो स्ट्रेटजी जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। अध्याय नंबर 9, फैमिली और फ्रेंड्स की भूमिका। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक पावरफुल फोर्स की जो हमारी हैबिट्स को शेप करती है, और वो है हमारा कल्चर, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स। 1950 के दशक में साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक सिंपल टास्क दिया, 3 लाइंस देखकर बताना कि कौन सी लाइन किसी रेफरेंस लाइन के बराबर है। टास्क इतना इजी था कि नॉर्मली कोई गलती नहीं करता, लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। हर पार्टिसिपेंट के साथ रूम में कुछ और लोग भी थे। जो पार्टिसिपेंट को नहीं पता था वो यह कि बाकी सब लोग एक्टर्स थे जो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे। रिजल्ट क्या रहा? 75% प्रतिभागियों ने कम से कम एक बार गलत जवाब दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग वही कह रहे थे। यह है सोशल प्रेशर की पावर दोस्तों। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम 3 ग्रुप्स की हैबिट्स इमिटेट करते हैं। पहला, द क्लोज, हमारे करीबी लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स। हम नेचुरली उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपके सभी फ्रेंड्स जिम जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको भी जाने का मन करेगा। अगर सभी हेल्थी खाते हैं तो आप भी नेचुरली वैसा करने लगेंगे। यही रीजन है कि कहा जाता है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। दूसरा, द मैनी, यह है ब्रॉडर सोसाइटी और कम्युनिटी। ह्यूमंस नेचुरली वो करना चाहते हैं जो उनका ग्रुप करता है। हम उनसे जुदा महसूस करना चाहते हैं। 1950 के दशक में जब स्मोकिंग सोशली एक्सेप्टेबल था तो बहुत लोग स्मोक करते थे। अब जब स्मोकिंग सोशली अनएक्सेप्टेबल हो गया है, रेट्स ड्रामेटिकली कम हो गए हैं। हम वो करना चाहते हैं जो नॉर्मल माना जाता है। पोलगर सिस्टर्स का फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। लाज़लो पोलगर, एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट, का मानना था कि जीनियस बनाए जा सकते हैं, बॉर्न नहीं होते। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बचपन से चेस सिखाया। रिजल्ट, तीनों वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स बन गईं। सबसे छोटी, जूडिथ पोलगार, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी और बेस्ट फीमेल चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मानी जाती हैं। वो क्यों सक्सेसफुल रहे? क्योंकि उनके घर में चेस खेलना नॉर्मल था। यह उनका कल्चर था। तीसरा, द पावरफुल, हम उन लोगों की हैबिट्स कॉपी करना चाहते हैं जिनके पास स्टेटस, प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट है। बच्चे अपने स्पोर्ट्स हीरोज की तरह बनना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं। राइटर्स फेमस ऑथर्स की हैबिट्स स्टडी करते हैं। स्टेटस और अप्रूवल चाहते हैं। और अगर कोई बिहेवियर हमें रिस्पेक्ट और अप्रूवल दिलाता है तो हम उसे अट्रैक्टिव पाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है दोस्तों, अगर हैबिट हमारे ग्रुप से अप्रूवल लाती है तो वो अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अगर हमें ग्रुप से बाहर कर सकती है तो वो अनअट्रैक्टिव लगती है। इसीलिए बिहेवियर चेंज इतना मुश्किल है जब आपका कल्चर उसे सपोर्ट नहीं करता। इमेजिन कीजिए, आप हेल्थी खाना चाहते हैं लेकिन आपके सभी फ्रेंड्स हर वीकेंड जंक फूड खाते हैं। इमेजिन आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली में कोई किताबें नहीं पढ़ता। तो सॉल्यूशन क्या है? जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं, एक ग्रुप ज्वाइन करें जहां आपकी डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर है। आपके पास ऑलरेडी कुछ कॉमन है उन लोगों के साथ। अगर राइटर बनना है तो राइटिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें। एथलीट बनना है तो स्पोर्ट्स टीम्स ज्वाइन करें। एंटरप्रेन्योर बनना है तो स्टार्टअप कम्युनिटीज में इन्वॉल्व्ड हों।
जब आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं जो पहले से वो हैबिट्स प्रैक्टिस करते हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं, तो चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। यह है कल्चर और कम्युनिटी की पावर दोस्तों। अकेले स्ट्रांग रहना मुश्किल है, लेकिन राइट ग्रुप के साथ चेंज आसान बन जाता है। अध्याय नंबर 10, बैड हैबिट्स की जड़ कैसे खोजें और ठीक करें। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की। 2012 में जेम्स क्लियर इस्तांबुल, टर्की में घूम रहे थे अपने गाइड माइक के साथ। एक रात डिनर के दौरान 7 लोग बैठे थे और सिर्फ जेम्स को छोड़कर बाकी सभी ने कभी ना कभी सिगरेट्स पी थी। जेम्स ने एक टर्किश फ्रेंड से पूछा, तुमने स्मोकिंग कैसे शुरू की? जवाब सिंपल था, फ्रेंड्स के साथ। हमेशा फ्रेंड्स के साथ शुरू होता है। एक फ्रेंड स्मोक करता है, फिर तुम ट्राई करते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस रूम में आधे लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी थी। माइक ने कहा कि उन्होंने एलन कार की बुक इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग की वजह से छोड़ा। उस बुक की स्ट्रेटजी बहुत यूनिक है। वो सिस्टमैटिकली हर क्यू को रिफ्रेम करती है और नया मीनिंग देती है। बुक में लिखा है, तुम सोचते हो कि तुम कुछ छोड़ रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं छोड़ रहे, क्योंकि सिगरेट्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। तुम सोचते हो स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन नहीं। स्मोकिंग तुम्हारी नर्व्स को रिलीव नहीं करती, बल्कि डिस्ट्रॉय करती है। यह है सेकंड लॉ का इन्वर्जन, मेक इट एन अट्रैक्टिव। अगर आप स्मोकिंग से कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते, तो करने की कोई वजह नहीं रहती। अब समझते हैं कि क्रेविंग्स आती कहां से। हर बिहेवियर के 2 लेवल्स होते हैं, सरफेस लेवल क्रेविंग और डीपर अंडरलाइंग मोटिव। मान लीजिए आपको टाकोस खाने का मन हो रहा है। सरफेस लेवल पर आप कहेंगे मुझे टाकोस चाहिए, लेकिन डीप डाउन असली मोटिव है सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी कुछ अंडरलाइंग मोटिव्स हैं, एनर्जी कंजर्व करना, फूड और वाटर प्राप्त करना, लव और रिप्रोड्यूस करना, कनेक्ट और बॉन्ड करना दूसरों से, सोशल एक्सेप्टेंस और अप्रूवल जीतना, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, स्टेटस और प्रेस्टीज अचीव करना। क्रेविंग दरअसल हमारे अंदर छिपे डीपर मोटिव्स का एक खास रूप है। हमारा दिमाग कभी सिगरेट्स पीने, इंस्टाग्राम चेक करने या वीडियो गेम्स खेलने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ था। अंदर से हम बस अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं, एंजाइटी घटाना चाहते हैं और दूसरों से एक्सेप्टेंस पाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, टिंडर से हमें लव और रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, फेसबुक से कनेक्ट और बॉन्ड करने का, इंस्टाग्राम से सोशल एक्सेप्टेंस, गूगल से डाउट क्लियर करके अनसर्टेनिटी कम करने का और वीडियो गेम्स से स्टेटस पाने का। यानी आज की हैबिट्स असल में पुरानी इच्छाओं के मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं। हमारी हैबिट्स आज के जमाने के वर्जन हैं, लेकिन उनके पीछे के मोटिव्स वही पुराने हैं, बस उनका एक्सप्रेशन बदल गया है। अब बात यह है, एक ही मोटिव को फुलफिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई स्ट्रेस घटाने के लिए सिगरेट पीता है, तो कोई रनिंग पर चला जाता है। दोनों का मोटिव सेम है, रिलीफ पाना। लेकिन हमारी करंट हैबिट्स हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होती। ये बस वो तरीके हैं जो हमने सीख लिए हैं। जब हम किसी सॉल्यूशन को किसी प्रॉब्लम से जोड़ देते हैं, तो बार बार उसी पर लौटते रहते हैं। हैबिट्स पूरी तरह एसोसिएशंस पर चलती हैं। यही एसोसिएशंस तय करती हैं कि कोई हैबिट दोहराने लायक है या नहीं। तो फिर सवाल उठता है, बैड हैबिट्स कैसे तोड़ें? जेम्स क्लियर कहते हैं, अपनी एसोसिएशंस को रीप्रोग्राम करो। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपनी प्रेडिक्शंस बदल लेते हैं, तो कठिन हैबिट भी अट्रैक्टिव लगने लगती है। बस एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे यह करना है को बदलिए, मैं यह कर सकता हूं मैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं और दिन प्रोडक्टिव बना सकता हूं। मुझे एक्सरसाइज करनी है, नहीं, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं और बॉडी स्ट्रांग बना सकता हूं। मुझे हेल्थी खाना है, नहीं,
मैं हेल्थी खा सकता हूं और एनर्जी बढ़ा सकता हूं। बस इतना सा नजरिया बदलना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपनी हैबिट्स को रीफ्रेम कीजिए। ड्रॉबैक्स पर नहीं, बेनिफिट्स पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, बैड हैबिट्स तोड़ने का तरीका है उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाना। फोकस कीजिए डूइंग के बेनिफिट्स पर, अवॉइडिंग के नहीं। अध्याय नंबर 11, धीरे चलो पर कभी पीछे मत हटो। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट की। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में फोटोग्राफी प्रोफेसर जेरी ह्यूल्समन ने अपनी फिल्म फोटोग्राफी क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेफ्ट साइड के स्टूडेंट्स थे क्वांटिटी ग्रुप। उन्हें सिर्फ इस बात पर ग्रेड मिलना था कि उन्होंने कितनी फोटोज ली। अगर उन्होंने 100 फोटो सबमिट की तो ए ग्रेड, 90 पर बी, 80 पर सी, और ऐसे ही आगे। राइट साइड के स्टूडेंट्स थे क्वालिटी ग्रुप। उन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक फोटो सबमिट करनी थी, लेकिन वो फोटो परफेक्ट होनी चाहिए थी। अब सोचिए क्या हुआ। टर्म के एंड में प्रोफेसर हैरान रह गए। सबसे बढ़िया फोटोज क्वांटिटी ग्रुप ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो पूरे सेमेस्टर बिजी रहे, फोटो लेने में, लाइटिंग और कंपोजिशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने में, डार्क रूम में न्यू टेक्निक्स ट्राई करने में और अपनी मिस्टेक्स से सीखने में। सैकड़ों फोटोज लेने की प्रोसेस में उन्होंने अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लिया, जबकि क्वालिटी ग्रुप परफेक्शन के बारे में सोचते सोचते बस बैठे रह गए। न प्रैक्टिस की, न एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिर में उनके पास थ्योरीज थीं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं, सिर्फ एक एवरेज फोटो। और यही है असली सबक दोस्तों। जैसा कि वॉल्टेयर ने कहा था, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं मोशन और एक्शन का फर्क। मोशन मतलब प्लानिंग, सोचना, स्ट्रेटजीज बनाना, ये सब जरूरी है, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आता। एक्शन वो है जो आउटकम देता है। जैसे अगर आप 20 आर्टिकल आइडियाज आउटलाइन करते हैं तो ये मोशन है, लेकिन जब आप बैठकर आर्टिकल लिखते हैं वो एक्शन है। अगर आप डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं वो मोशन है, लेकिन हेल्थी मील खाना एक्शन है। अगर आप पर्सनल ट्रेनर से बात करते रहते हैं वो मोशन है, लेकिन जिम जाकर वर्कआउट करना एक्शन है। मोशन आरामदायक होता है क्योंकि उसमें फेलियर का डर नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि असल में हम बस फेलियर को डिले कर रहे होते हैं। हम सब क्रिटिक या रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, इसलिए हम प्लानिंग में फंस जाते हैं क्योंकि वो सेफ लगता है। आप कहते हैं, मैंने 4 क्लाइंट से बात की, प्रोग्रेस हो रही है, या मैंने बुक के कुछ आइडियाज नोट किए, लेकिन असल में आपने काम शुरू नहीं किया। मोशन सिर्फ प्रिपरेशन है, प्रोग्रेस नहीं। जब प्रिपरेशन ही प्रोक्रास्टिनेशन बन जाए, तब आपको कुछ बदलना चाहिए। अगर आप किसी हैबिट को मास्टर करना चाहते हैं, तो शुरुआत रेपिटेशन से करें, परफेक्शन से नहीं। अब सवाल उठता है, हैबिट बनने में कितना टाइम लगता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, गलत सवाल है कितने दिन लगते हैं, सही सवाल है कितनी बार रेपिटेशन करनी होगी। टाइम नहीं, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। आप 30 दिनों में कोई काम 2 बार कर सकते हैं या 200 बार, फर्क रेपिटेशन से पड़ेगा। आपकी पुरानी हैबिट्स भी हजारों बार दोहराई गईं, तभी वो ऑटोमेटिक बनी। नई हैबिट्स के लिए भी वही कंसिस्टेंसी चाहिए। आखिर में दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि हैबिट ऑटोमेटिक कब बनेगी। मैटर ये करता है कि आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है मेक इट इजी। तो परफेक्शन की जगह रेपिटेशन पर फोकस करिए। प्लानिंग से ज्यादा डूइंग पर एनर्जी लगाइए। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि प्रोग्रेस परफेक्ट होने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है। अध्याय नंबर 12, कम से कम मेहनत का नियम। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल की, कम मेहनत का नियम।
यानी द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। यह रूल कहता है कि जब दो काम एक जैसे लगते हैं तो इंसान हमेशा उस ऑप्शन की तरफ झुकता है जिसमें कम मेहनत लगे। सोचिए, अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक तरफ फार्म को ईस्ट में बढ़ाना जहां मिट्टी और मौसम दोनों पहले से परफेक्ट हैं, या नॉर्थ में बढ़ाना जहां क्लाइमेट अलग है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कौन सा चुनेंगे? बिल्कुल आसान वाला, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है। हम हमेशा वही करते हैं जो आसान हो। हर काम में कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी कम संभावना होती है कि वो काम रोज होगा। अगर आपका गोल है रोज 100 पुशअप्स करना, तो शुरुआत में एक्साइटमेंट से कर लेंगे। कुछ दिनों बाद वही चीज भारी लगने लगती है। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ एक पुशअप करने की आदत डालें, तो शुरू करना बेहद आसान हो जाता है। जितना आसान काम होगा, उतना ज्यादा चांस है कि वो रोज होगा। अब जरा सोचिए, क्यों हम फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या बार बार ईमेल चेक करते हैं? क्योंकि ये सब बिना मेहनत के हो जाता है। यानी जितना आसान काम, उतनी मजबूत हैबिट। जेम्स क्लियर कहते हैं, असल में हर हैबिट किसी बड़े गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। डाइट करना रास्ता है फिट होने का, मेडिटेशन करना रास्ता है मन को शांत करने का, जर्नलिंग करना रास्ता है साफ सोचने का। आपको हैबिट नहीं चाहिए, आपको उसका रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर हैबिट मुश्किल है, तो आप उसके और अपने रिजल्ट के बीच में फ्रिक्शन यानी रुकावट बना देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी हैबिट्स को इतना आसान बना दें कि वो तब भी हो जाएं जब आपका मन ना हो। अगर आप अपनी गुड हैबिट्स को सुविधाजनक बना देंगे, तो उन्हें निभाना बहुत आसान होगा। मेक इट इजी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आसान काम करो, बल्कि यह कि जो काम लंबे समय में फायदे देंगे, उन्हें शुरू करना मोमेंट में आसान बना दो। कुछ आसान तरीके देखिए। अगर जिम जाना है, तो जिम वाले कपड़े रात को ही निकाल कर रखो। अगर गिटार प्रैक्टिस करनी है, तो गिटार को बाहर विजिबल जगह रखो, कवर में बंद मत करो। अगर हेल्थी खाना है, तो सब्जियां पहले से काट कर फ्रिज में रखो। अगर पढ़ना है, तो किताब बिस्तर के पास रखो, दूसरे कमरे में नहीं। यानी अच्छी हैबिट्स के रास्ते से फ्रिक्शन हटाओ और उल्टा बुरी हैबिट्स के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ाओ। अगर फोन कम चलाना है, तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करो। अगर टीवी कम देखना है, तो रिमोट की बैटरियां निकाल दो। अगर जंक फूड नहीं खाना, तो उसे घर में रखो ही मत। तो दोस्तों, याद रखिए, कम मेहनत का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यही कहता है। जितना कम फिक्शन, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि अच्छी हैबिट्स अपने आप आसान हो जाएं और सक्सेस भी अपने आप मिल जाएगी। अध्याय नंबर 13, 2 मिनट रूल से प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोकें। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। यह कहानी है ट्विला थार्प की, जो मॉडर्न समय की सबसे महान डांसर्स और कोरियोग्राफर्स में से एक मानी जाती हैं। वो अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट देती हैं एक सिंपल डेली रिचुअल को। वो कहती हैं, मैं रोज सुबह 5:30 पर उठती हूँ, वर्कआउट वाले कपड़े पहनती हूँ, लेग वार्मर्स, स्वेटशर्ट और टोपी। फिर मैनहट्टन के अपने घर से बाहर निकलती हूँ, टैक्सी रोकती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ, मुझे पंपिंग आयरन जिम ले चलो। वहां मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है दोस्तों। ट्वाइला कहती हैं, मेरा रिचुअल वर्कआउट नहीं है, मेरा रिचुअल वो टैक्सी है। जिस पल मैं टैक्सी ड्राइवर को बताती हूँ कि कहाँ जाना है, उसी पल मेरा रिचुअल पूरा हो जाता है। वो सिंपल एक्ट ही उनका डेली ट्रिगर बन गया। और यही है थर्ड लॉ, मेक इट इजी का परफेक्ट एग्जाम्पल। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे करीब 40 से 50% एक्शंस हर दिन हैबिट्स से चलते हैं। लेकिन हैबिट्स का असली असर इससे भी बड़ा है, क्योंकि हमारी हैबिट्स वही ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं जो बाद में आने वाले कॉन्शियस डिसीजंस को शेप करती हैं। सोचिए दोस्तों, हैबिट्स एक हाईवे के एंट्रेंस रैंप की तरह हैं।
एक बार आप उस पर चढ़ गए तो फिर आपका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। जेम्स क्लियर बताते हैं, हर दिन कुछ ऐसे छोटे छोटे डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी तय करते हैं। जैसे टेकआउट मंगवाना या घर का खाना बनाना, कार लेना या बाइक चलाना, होमवर्क शुरू करना या वीडियो गेम कंट्रोलर उठाना। यही छोटे चॉइस रोड के मोड़ की तरह होते हैं जो तय करते हैं कि दिन प्रोडक्टिव होगा या नहीं। अब आती है एक पावरफुल ट्रिक, द 2 मिनट रूल। इस रूल का मतलब है जब भी नई हैबिट शुरू करो तो वो 2 मिनट से कम में पूरी होनी चाहिए। हर हैबिट को 2 मिनट वाले वर्जन में बदला जा सकता है। रात को पढ़ना है, 1 पेज पढ़ना। 30 मिनट योग करना है, योगा मैट बिछाना। स्टडी करनी है, नोट्स खोलना। कपड़े फोल्ड करने हैं, 1 जोड़ी मोजे फोल्ड करना। 3 मील दौड़ना है, रनिंग शूज पहनना। मतलब ये कि हैबिट शुरू करना जितना आसान होगा, उसे जारी रखना उतना ही आसान हो जाएगा। कोई भी 1 मिनट मेडिटेट कर सकता है या 1 पेज पढ़ सकता है, बस शुरुआत होनी चाहिए। जेम्स क्लियर के एक रीडर का एग्जाम्पल लीजिए। उसने इसी 2 मिनट रूल से 100 पाउंड से ज्यादा वेट कम किया। शुरुआत में वो रोज जिम जाता था, लेकिन खुद से कहता सिर्फ 5 मिनट रहना है। बस 5 मिनट एक्सरसाइज करके निकल जाता था। कुछ हफ्तों बाद उसे लगा, मैं तो वैसे भी रोज आता हूं, थोड़ा और क्यों ना करूं। धीरे धीरे यही हैबिट लाइफ चेंजिंग बन गई। ऐसे ही लीडरशिप कंसल्टेंट ग्रेग मक्यून ने जर्नलिंग की हैबिट बनाई। वो हमेशा उतना ही लिखते थे जितना कंफर्टेबल लगे, और रुक जाते थे उससे पहले कि वो बोझ जैसा लगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे भी यही कहते थे, हमेशा तब रुक जाओ जब चीजें अच्छी चल रही हों। यह स्ट्रेटजी काम इसलिए भी करती है क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करती है। अगर आप लगातार 5 दिन जिम जाते हैं, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो जिम जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए 2 मिनट रूल। छोटा शुरू कीजिए और आगे का रास्ता अपने आप बन जाएगा। अध्याय नंबर 14, गुड हैबिट्स को इनएविटेबल और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल कैसे बनाएं। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, अब एक फैसिनेटिंग स्टोरी सुनिए। 1830 की गर्मियों में विक्टर ह्यूगो एक इम्पॉसिबल डेडलाइन फेस कर रहे थे। 12 महीने पहले फ्रेंच ऑथर ने अपने पब्लिशर को एक नई बुक का प्रॉमिस किया था, लेकिन लिखने की बजाय उन्होंने वो साल दूसरे प्रोजेक्ट्स में, गेस्ट्स की एंटरटेनमेंट में और अपने काम को डिले करने में बिताया। फ्रस्ट्रेटेड पब्लिशर ने रिस्पॉन्ड किया 6 महीने से भी कम की डेडलाइन सेट करके। बुक फरवरी 1831 तक फिनिश होनी थी। ह्यूगो ने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए एक स्ट्रेंज प्लान बनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े कलेक्ट किए और असिस्टेंट से कहा कि उन्हें एक लार्ज चेस्ट में लॉक कर दे। उनके पास पहनने के लिए बस एक बड़ा शॉल रह गया। सूटेबल क्लोथिंग के बिना वो बाहर नहीं जा सकते थे, तो वो अपनी स्टडी में रहे और 1830 की फॉल और विंटर में फ्यूरियसली लिखा। द हंचबैक ऑफ नोटर दाम डेडलाइन से 2 वीक पहले 14 जनवरी 1831 को पब्लिश हो गई। यह है थर्ड लॉ का इन्वर्जन, मेक इट डिफिकल्ट। कभी कभी सक्सेस इस बारे में कम होती है कि गुड हैबिट्स को इजी बनाया जाए, और ज्यादा इस बारे में कि बैड हैबिट्स को हार्ड बनाया जाए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि साइकोलॉजिस्ट्स इसे कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। कमिटमेंट डिवाइस एक चॉइस है जो आप प्रेजेंट में मेक करते हैं और जो फ्यूचर में आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। आप ओवर ईटिंग रिड्यूस कर सकते हैं इंडिविजुअल पैकेजेस में फूड खरीदकर, बल्क साइज में नहीं। एथलीट्स जिन्हें वेट मेक करना है, कंपटीशन से पहले के वीक में वॉलेट घर छोड़ देते हैं ताकि फास्ट फूड खरीदने की टेम्पटेशन ना हो। जेम्स क्लियर के फ्रेंड निरयाल ने एक आउटलेट टाइमर खरीदा जो इंटरनेट रूटर और पावर आउटलेट के बीच प्लग होता है। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर पावर कट कर देता है।
जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो सबको पता चल जाता है कि सोने का टाइम हो गया है। कमिटमेंट डिवाइसेस यूजफुल हैं क्योंकि वो आपको अपनी गुड इंटेंशंस का एडवांटेज लेने इनेबल करती हैं, इससे पहले कि आप टेम्पटेशन के शिकार हो जाएं। लेकिन हम और भी बेटर कर सकते हैं। हम गुड हैबिट्स को इनएविटेबल और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बना सकते हैं, और यह होता है ऑटोमेशन से। 1800 के दशक में जॉन हेनरी पैटरसन का बिजनेस था जो स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि एम्प्लॉयज चोरी कर रहे थे। उन दिनों एम्प्लॉय थेफ्ट कॉमन प्रॉब्लम था। रिसीप्ट्स ओपन ड्रॉअर में रहते थे और इजीली ऑल्टर या डिस्कार्ड किए जा सकते थे। फिर पैटरसन को एक एडवर्टाइजमेंट मिला रिटीज इनकरप्टिबल कैशियर का। यह फर्स्ट कैश रजिस्टर था। मशीन ऑटोमेटिकली कैश और रिसीट्स को लॉक कर देती थी हर ट्रांजैक्शन के बाद। पैटरसन ने 2 मशीन्स खरीदी, $50 ईच पर। एम्प्लॉय थेफ्ट ओवरनाइट गायब हो गई। अगले 6 महीने में पैटरसन का बिजनेस लूजिंग मनी से शिफ्ट होकर $5000 की प्रॉफिट कमाने लगा। कैश रजिस्टर ने एथिकल बिहेवियर को ऑटोमेट कर दिया था, स्टीलिंग को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बनाकर। यही है ऑटोमेशन की ब्रिलियंस दोस्तों। सम एक्शंस जैसे कैश रजिस्टर इंस्टॉल करना बार बार पे ऑफ करते हैं। ये एक समय के विकल्प हैं जिन्हें थोड़ी मेहनत चाहिए अपफ्रंट, लेकिन वो समय के साथ इंक्रीजिंग वैल्यू क्रिएट करते हैं। जेम्स क्लियर ने अपने रीडर्स से सर्वे किया और कुछ पॉपुलर वन टाइम एक्शंस की लिस्ट बनाई। न्यूट्रिशन, वाटर फिल्टर खरीदना, छोटी प्लेट्स यूज करना। स्लीप, अच्छा मैट्रेस खरीदना, ब्लैकआउट कर्टन्स लगाना, बेडरूम से टीवी हटाना। प्रोडक्टिविटी, ईमेल्स अनसब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस बंद करना, फोन को साइलेंट पर रखना, गेम्स और सोशल मीडिया एप्स डिलीट करना। फाइनेंस, ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान में एनरोल होना, ऑटोमेटिक बिल पे सेटअप करना। जेम्स क्लियर की एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी। जब वो ये बुक लिख रहे थे तो हर मंडे उनकी असिस्टेंट सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स रीसेट कर देती थी। पूरे वीक वो डिस्ट्रैक्शन के बिना काम करते थे। फ्राइडे को नए पासवर्ड्स मिलते थे वीकेंड एंजॉय करने के लिए। पहले वीक में ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें सोशल मीडिया की उतनी जरूरत नहीं थी जितना वो सोचते थे। यह बस इतना इजी था कि डिफॉल्ट बन गया था। तो दोस्तों, ऑटोमेशन का यूज करो। टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में काम करने दो। गुड हैबिट्स को इनएविटेबल बनाओ और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल। अध्याय नंबर 15, बिहेवियर चेंज का कार्डिनल रूल। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। दोस्तों, कभी सोचा है कि कभी कभी सफलता आसान रास्ते से नहीं बल्कि मुश्किलें खड़ी करने से मिलती है? सुनिए एक दिलचस्प कहानी। साल था 1830। फ्रांस के मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से वादा किया था कि वो एक नई किताब पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने वो साल टाल मटोल में, मेहमानों की मेजबानी में और दूसरों कामों में बिता दिया। जब समय करीब आया, प्रकाशक ने तंग आकर सख्त डेडलाइन दे दी। फरवरी 1831 तक किताब तैयार करनी ही होगी। अब ह्यूगो के सामने चुनौती थी अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को हराने की। उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। अपने सारे कपड़े इकट्ठे करके नौकर से कहा, इन सबको बंद कर दो इस बक्से में। अब उनके पास पहनने को सिर्फ एक बड़ा शॉल रह गया। बाहर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो अपनी स्टडी में बंद होकर लिखने लगे। नतीजा, द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम तय समय से 2 हफ्ते पहले पूरी हो गई। यही है तीसरे नियम, थर्ड लॉ का उल्टा रूप। इसे मुश्किल बना दो। कभी कभी सफलता इस बात पर नहीं टिकी होती कि अच्छी आदतें कितनी आसान हैं, बल्कि इस पर कि बुरी आदतें कितनी कठिन बना दी गई हैं। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है कमिटमेंट डिवाइस, यानी ऐसा निर्णय जो आप आज लेते हैं ताकि भविष्य में आपका व्यवहार उसी दिशा में जाए। जैसे अगर आप ज्यादा खाना छोड़ना चाहते हैं तो बल्क पैकिंग की बजाय छोटे पैकेट खरीदिए। कुछ खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले अपना बटुआ घर छोड़ देते हैं ताकि बाहर का जंक फूड न खरीद पाएं। और जेम्स क्लियर के एक दोस्त निरइयाल ने तो इंटरनेट राउटर पर टाइमर लगा दिया था।
हर रात 10 बजे बिजली कट जाती, मतलब इंटरनेट बंद और सबको पता, अब सोने का वक्त। कमिटमेंट डिवाइस आपकी नीयत को मजबूती देते हैं, इससे पहले कि आप बहाने या लालच के शिकार बने। पर असली कमाल तब होता है जब हम इसे ऑटोमेशन में बदल दें, यानी अच्छी आदतें अपने आप चलें और बुरी आदतें असंभव हो जाएं। 1800 के दशक में जॉन हेनरी पैटरसन का बिजनेस चोरी के कारण घाटे में जा रहा था। फिर उन्होंने खरीदी रिटीज इनकरप्टिबल कैशियर, दुनिया की पहली कैश रजिस्टर मशीन जो हर ट्रांजैक्शन के बाद पैसे और रसीद अपने आप लॉक कर देती थी। परिणाम, चोरी खत्म और बिजनेस 6 महीने में मुनाफे में। ईमानदारी अब ऑटोमेट हो चुकी थी। यही है ऑटोमेशन की असली ताकत, एक बार की मेहनत, बार बार का फायदा। जेम्स क्लियर ने खुद भी ऐसा ही किया। जब वो एटॉमिक हैबिट्स लिख रहे थे तो हर सोमवार उनकी असिस्टेंट सारे सोशल मीडिया पासवर्ड बदल देती थी। पूरा हफ्ता बिना डिस्ट्रैक्शन के काम और शुक्रवार को पासवर्ड वापस। वीकेंड के लिए सिर्फ 1 हफ्ते में उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया उतना जरूरी नहीं था जितना वो समझते थे। तो दोस्तों, अपनी आदतों को ऑटोमेट कीजिए, टेक्नोलॉजी को अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए, अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दीजिए, क्योंकि यही है स्मार्ट हैबिट डिजाइन का असली राज। अध्याय नंबर 16, हर दिन गुड हैबिट्स के साथ कैसे टिके रहें। चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे। तो दोस्तों, अब सुनिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। साल था 1993। कनाडा के एक छोटे से शहर एबॉट्सफोर्ड में सिर्फ 23 साल का एक नौजवान था, ट्रेंट डायर स्मिथ। वो एक छोटी सी कंपनी में शेयर ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा। शहर छोटा था, मौके कम थे, लेकिन ट्रेंट ने एक बहुत ही साधारण आदत से अपनी जिंदगी बदल दी। हर सुबह वो अपनी मेज पर 2 कांच के जार रखता था, एक जार में 120 पेपर क्लिप्स और दूसरा खाली। फिर जैसे ही काम शुरू करता, एक सेल्स कॉल लगाता और कॉल खत्म होते ही एक पेपर क्लिप पहले जार से दूसरे में डाल देता। वो कहता है, मैं हर दिन 120 कॉल तक फोन करता था और तब तक नहीं रुकता था जब तक सारे क्लिप्स दूसरे जार में न चले जाएं। सिर्फ 18 महीनों में उसने अपनी कंपनी के लिए $5 मिलियन का कारोबार कर लिया और 24 की उम्र में उसकी सालाना आय $75,000 हो गई थी। यह है पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी की ताकत, एक ऐसी आदत जो आपको आपके प्रयास का दृश्य सबूत देती है। जब आप अपनी प्रगति देख सकते हैं तो दिमाग को संतुष्टि महसूस होती है और वही संतुष्टि आदत को दोहराने की प्रेरणा बनती है। जेम्स क्लियर इस रणनीति को कहते हैं हैबिट ट्रैकिंग, यानी अपनी आदतों का हिसाब रखना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है अच्छी आदतों को टिकाने का। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर दिन अपनी 13 नैतिक आदतों को ट्रैक करते थे। कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड रोज अपने चुटकुले लिखने की स्ट्रीक ट्रैक करते हैं। उनका सिद्धांत था डोंट ब्रेक द चेन। आइए देखें हैबिट ट्रैकिंग के 3 बड़े फायदे। पहला, यह चीजों को स्पष्ट बनाता है। जब आप कैलेंडर पर अपनी लड़ी बढ़ते हुए देखते हैं तो वो खुद एक याद दिलाने वाला संकेत बन जाता है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग रोज अपने लक्ष्य को दर्ज करते हैं, चाहे वजन घटाना हो या धूम्रपान छोड़ना, उनकी सफलता की संभावना दोगुनी होती है। दूसरा, यह आकर्षक बनाता है। जब हम अपनी तरक्की को देखते हैं तो हम खुद ब खुद प्रेरित महसूस करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा, यह संतोषजनक है। कैलेंडर पर एक्स लगाना या लिस्ट में टिक मार्क करना सुखद अनुभव है। जो काम सुख देता है वही बार बार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक नियम याद रखिए, कभी 2 बार मत छोड़ो। कभी एक दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन मिस करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक गलती हादसा है, 2 गलती पैटर्न बन जाती है।
अगर किसी दिन मन न हो तो भी थोड़ी देर के लिए जाओ। 5 मिनट का वर्कआउट भले शरीर न बदले, लेकिन यह आपकी पहचान को मजबूत करता है। आप वही व्यक्ति बन रहे हैं जो अपनी आदतें नहीं छोड़ता। और आखिर में सही चीज को मापिए, सिर्फ वजन या नंबरों पर ध्यान न दें। अगर आप पहले से ज्यादा तरोताजा हैं, बेहतर नींद ले रहे हैं या आत्मविश्वास बढ़ा है, यही असली प्रगति है। तो दोस्तों, एक कैलेंडर लीजिए, अपनी आदतें दर्ज कीजिए, हर दिन एक्स लगाइए और चेन को कभी मत तोड़िए। जब प्रगति दिखने लगती है तो सफलता अपने आप पीछे आती है। अध्याय नंबर 17, अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर से सब कुछ कैसे बदल सकता है। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। तो दोस्तों, अब एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी सुनिए। साल था 1970 का दशक। उस समय पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का डर मंडरा रहा था। इसी दौरान हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नेगोशिएशन विशेषज्ञ रॉजर फिशर ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि किसी भी देश का राष्ट्रपति कुछ सेकंड में बटन दबाकर लाखों लोगों की जान ले सकता है, लेकिन वो कभी यह नहीं देखता कि उस फैसले से लोग मर भी रहे हैं। तो फिशर ने कहा, अगर राष्ट्रपति को सच में यह कदम उठाना है तो पहले उसे यह दर्द महसूस होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि न्यूक्लियर कोड्स को एक कैप्सूल में बंद कर दो और उसे किसी वॉलंटियर के दिल के पास लगा दो। अगर राष्ट्रपति बम चलाना चाहता है तो पहले उसे अपने हाथों से उस इंसान को मारना होगा ताकि कोड निकाला जा सके। पेंटागन में बैठे उनके साथियों ने कहा, यह तो बहुत भयानक विचार है। ऐसा करने से तो राष्ट्रपति कभी बटन ही नहीं दबाएगा। फिशर मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरा मकसद है। यही है चौथे नियम का उल्टा पहलू, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, यानी गलती को दर्दनाक बनाओ। क्योंकि दोस्तों, इंसान तभी जल्दी सीखता है जब गलती की कीमत तुरंत चुकानी पड़े। सोचिए, अगर कोई गलती दर्द नहीं देती तो हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अगर उसका नुकसान तुरंत दिख जाए तो दिमाग कहता है, अब दोबारा ऐसा मत करना। इसी सिद्धांत से आता है एक कमाल का तरीका, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। यह एक ऐसा समझौता है जिसमें आप अपनी आदतों के लिए खुद को जवाबदेह बनाते हैं। ब्रायन हैरिस, जो नाशविल के रहने वाले एक उद्यमी थे, उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद वजन घटाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसमें लिखा था कि वो सख्ती से स्लो कार्ब डाइट अपनाएंगे, रोजाना खाना दर्ज करेंगे और रोज वजन चेक करेंगे। अगर एक भी दिन वो खाना दर्ज करना भूल जाते तो उन्हें अपने ट्रेनर को $200 देने पड़ते और तब तक जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकते थे। हर दिन औपचारिक कपड़ों में रहना होता। नीचे तीनों ने अपने हस्ताक्षर किए, ब्रायन, उनकी पत्नी और ट्रेनर। अब यह एक मजाक नहीं बल्कि गंभीर समझौता बन गया। 3 महीने बाद जब ब्रायन ने लक्ष्य हासिल कर लिया तो उन्होंने अपने नियम और भी कड़े कर दिए। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने पर $100 का जुर्माना, वजन चेक भूलने पर पत्नी को $500, अगर रनिंग मिस की तो विरोधी टीम की टोपी पहननी पड़ती। परिणाम शानदार रहा। उन्होंने वजन घटाया और अपनी आदतें कायम रखीं। अब सोचिए, क्या आपको पूरा अनुबंध बनाना जरूरी है? नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदार साथी भी चमत्कार कर सकता है। एक और उदाहरण है थॉमस फ्रैंक का। अगर वो सुबह 5:55 नहीं उठते तो अपने आप एक ट्वीट जाता है, मैं आलसी हूं और अभी तक उठा नहीं। यह शर्मिंदगी ही उन्हें रोज जगाती है। दोस्तों, हम सब अपने बारे में अच्छी राय बनाना चाहते हैं। जब हमें पता होता है कि कोई देख रहा है तो हम अपनी आदतों के प्रति ज्यादा ईमानदार रहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं तो या तो कोई हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए या किसी को अपना जवाबदेह साथी बनाइए। क्योंकि जब समाज की नजर आप पर होती है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। अध्याय नंबर 18, टैलेंट की सच्चाई। जीन्स कब मैटर करती हैं। चैप्टर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट।
तो दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपैरिजन की। दो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स की कहानी जो हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। एक तरफ हैं माइकल फेल्प्स, हिस्ट्री के सबसे महान तैराक जिनके पास 28 ओलंपिक मेडल हैं। दूसरी तरफ हैं हिचाम एल गुएरोज, मोरक्को के रनर जिनके नाम 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। दोनों ही अपने फील्ड में लेजेंड्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फेल्प्स की हाइट है 6 फीट 4 इंच, जबकि एल गेर्रोज सिर्फ 5 फीट 9 इंच के हैं, यानी लगभग 7 इंच का फर्क। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों की पैंट्स की इनसीम लेंथ यानी पैरों की लंबाई बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? क्योंकि फेल्प्स के पैर छोटे और अपर बॉडी लंबी है, जो स्विमिंग के लिए परफेक्ट है। वहीं एल गेर्रुज के पैर लंबे और टॉर्सो छोटा, रनिंग के लिए आइडियल बिल्ड। अब सोचिए, अगर दोनों खेल बदल लें, फेल्प्स दौड़ने लगें और एल गेर्रुज तैरने लगें, तो क्या होगा? फेल्प्स, जिनका वेट 194 पाउंड था, रनिंग में स्ट्रगल करेंगे क्योंकि वहां हर एक्स्ट्रा पाउंड एक बोझ होता है। वहीं एल गेर्रुज, जिनका वेट सिर्फ 138 पाउंड था, स्विमिंग में शायद पानी में ही डूब जाएं। यानी गलत फील्ड में सबसे मेहनती इंसान भी स्ट्रगल करता है। यही है असली बात। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं, राइट फील्ड चुनने का भी खेल है। जब आपकी हैबिट्स और स्किल्स आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करती हैं, तब प्रोग्रेस एफर्टलेस लगती है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि जीन्स हमारी डेस्टिनी तय करती हैं, लेकिन सच ये है, जीन्स हमें लिमिट नहीं करती, डायरेक्शन दिखाती हैं। जैसा कि डॉक्टर गेनबर मेटे कहते हैं, genes can predispose but वो don't predetermine। यानी जीन्स हमें यह संकेत देती हैं कि हमें किस फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। तो कैसे पता करें कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है? जेम्स क्लियर के अनुसार पर्सनालिटी समझना बहुत जरूरी है। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स: ओपननेस, नई चीजें एक्सप्लोर करने की चाह; 2 कॉन्शियसनेस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी; 3 एक्सट्रोवर्जन, सोशल एनर्जी; 4 अग्रीएबलनेस, काइंडनेस और कोऑपरेशन; 5 न्यूरोटिसिज्म, स्ट्रेस लेवल। हर व्यक्ति का कॉम्बिनेशन अलग होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जिम में बॉडी बिल्डिंग पसंद करते हैं, कुछ लोगों को साइकिलिंग या ट्रैकिंग ज्यादा पसंद है। मुद्दा यह नहीं कि कौन सा हैबिट बेस्ट है, बल्कि कौन सा हैबिट आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह डाइट में भी कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं। किसी के लिए लो कार्ब सही है, किसी के लिए लो फैट। आपको जो हैबिट नेचुरली खुशी और एनर्जी दे, वही टिकाऊ होती है। अब बात करते हैं राइट गेम चूज करने की। शुरुआत में एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो, फिर जो आपके लिए सबसे नेचुरल लगे उस पर फोकस करो। लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते रहो ताकि ग्रोथ रुक न जाए। जैसा कि स्कॉट एडम्स, डिल्बर्ट कॉमिक के क्रिएटर कहते हैं, हर कोई किसी न किसी फील्ड में टॉप 25% तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप 2 या 3 एवरेज स्किल्स कंबाइन करते हैं तो आप रेयर बन जाते हैं। वो कहते हैं, मैं एक्सेप्शनल आर्टिस्ट नहीं हूं, न ही टॉप कॉमेडियन, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा ड्रॉ करता हूं और थोड़ा फनी हूं। यही कॉम्बिनेशन मुझे अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप बेटर नहीं हो सकते तो डिफरेंट बनिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करिए और वो गेम खेलिए जहां ऑड्स आपके फेवर में हों। जीन्स मेहनत को खत्म नहीं करती, बस डायरेक्शन देती हैं। उन्हें समझिए, उनका उपयोग कीजिए और अपनी हैबिट्स को उनके अकॉर्डिंग डिजाइन कीजिए। तभी आप सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि समझदार विनर बनेंगे। अध्याय नंबर 19, गोल्डीलॉक्स रूल। लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रहें? चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। तो दोस्तों, अब सुनिए स्टीव मार्टिन की प्रेरक कहानी। 1955 में सिर्फ 10 साल का स्टीव मार्टिन डिज्नीलैंड गया और नौकरी मांगने की कोशिश की।
उसे गाइड बुक्स बेचने की नौकरी मिल गई। 1 साल बाद वो डिज्नी के मैजिक शॉप में शिफ्ट हो गया, जहां उसने ट्रिक्स सीखी। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि उसे मैजिक परफॉर्म करना नहीं, बल्कि परफॉर्मिंग इन जनरल पसंद है। उसने डिसाइड किया कि वो कॉमेडियन बनेगा। टीनेज इयर्स में वो लॉस एंजलिस के छोटे क्लब्स में परफॉर्म करने लगा। शुरुआती सालों में क्राउड छोटे थे और एक्ट बहुत छोटा, कभी कभी सिर्फ 5 मिनट। एक रात तो वो खाली क्लब में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर होता गया। हाई स्कूल तक उसकी रूटीन 5 मिनट की थी, 10 मिनट तक बढ़ी। 19 साल की उम्र में वो वीकली 20 मिनट परफॉर्म कर रहा था। रूटीन को लंबा बनाने के लिए उसे 3 पोएम्स भी पढ़नी पड़ती थीं। अगले 1 दशक तक एक्सपेरिमेंटेशन, एडजस्टमेंट और लगातार प्रैक्टिस होती रही। मिड 1970 तक वो द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव पर रेगुलर गेस्ट बन गया। 15 साल की मेहनत के बाद वो फेमस हुआ। उसने 60 सिटीज में 63 डेज का टूर किया। ओहायो में एक शो में 18,695 लोगों ने उसे देखा। स्टीव मार्टिन की कहानी हमें सिखाती है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हैबिट्स के साथ स्टिक करने में ही है। उनके शब्दों में 10 साल सीखने, 4 साल परिष्कृत करने में 4 साल का जंगली सफलता। अब सवाल यह है कि कुछ लोग स्टिक क्यों कर पाते हैं और बाकी स्ट्रगल करते हैं। साइंटिस्ट्स का जवाब है मैनेजेबल डिफिकल्टी वाले टास्क्स। यही है द गोल्डीलॉक्स रूल। ह्यूमन ब्रेन को चैलेंज पसंद है, लेकिन सिर्फ उस लेवल पर जो अचीवेबल हो। टेनिस का उदाहरण लें। अगर आप 4 साल के बच्चे के साथ खेलें तो आप बोर हो जाएंगे, बहुत आसान। अगर रोजर फेडरर के साथ खेलें तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर अपने समान स्किल वाले अपोनेंट के साथ खेलें तो परफेक्टली इंगेज्ड रहेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। यही गोल्डीलॉक्स जोन है। रिसर्च बताती है कि फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए टास्क आपकी करंट एबिलिटी से लगभग 4% आगे होना चाहिए। यानी थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल। नॉवेल्टी और वैरायटी भी जरूरी हैं। बिना वैरायटी के हम बोर हो जाते हैं। बोर्डम सबसे बड़ा विलेन है सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में। एलीट कोचेस का कहना है कि सक्सेस इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन डेली ट्रेनिंग की बोर्डम हैंडल कर सकता है, सेम लिफ्ट्स और रूटीन एक्सरसाइजेस बार बार करने के बावजूद। सफल लोग भी मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं। फर्क यह है कि वे बोर्डम के बावजूद लगे रहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती फेलियर नहीं, बल्कि बोर्डम है। जब हैबिट्स रूटीन बन जाती हैं तो रुचि कम हो जाती है और हम नए वर्कआउट्स या डाइट्स की तरफ भागने लगते हैं। अलग अलग इनाम इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। वीडियो गेम विजुअल बदलाव और अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स देते हैं, जिससे उत्साह बढ़ता है और हैबिट मजबूत होती है। डिजायर का सही संतुलन होता है आधी बार सफलता और आधी बार असफलता के बीच। आधी बार जीत, आधी बार हार, यही परफेक्ट जोन है। तो दोस्तों, अगर आप लंबी सफलता चाहते हैं तो बोरेडम को अपनाना सीखिए। विशेषज्ञ तब भी काम करते हैं जब मूड ठीक नहीं होता। स्टीव मार्टिन के शब्दों में, उत्कृष्ट बनने का तरीका है लगातार वही काम करते रहना, चाहे बार बार क्यों न करना पड़े। आपको बोर्डम से प्यार करना होगा। अध्याय नंबर 20, गुड हैबिट्स बनाने की डाउनसाइड। चैप्टर 20, 2 डाउनसाइड ऑन फेफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हैबिट्स के एक दिलचस्प पहलू की, उनका डाउनसाइड। हैबिट्स हमारी स्किल और एक्सेलेंस की नींव हैं। जैसे चेस में जब बेसिक मूव्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तभी खिलाड़ी नेक्स्ट लेवल पर ध्यान दे सकता है। शुरुआत में हर रेपिटेशन आपकी स्पीड, फ्लुएंसी और स्किल बढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है और हम फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। माइंडलेस रेपिटेशन में फंस जाते हैं। हैबिट्स का अपसाइड है कि हम बिना सोचे काम कर सकते हैं।
डाउनसाइड ये है कि हम उन्हें एक निश्चित तरीके से करने के आदी हो जाते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बेटर हो रहे हैं क्योंकि अनुभव बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हम बस अपनी करंट हैबिट्स रीइंफोर्स कर रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे। रिसर्च बताती है कि एक बार स्किल मास्टर हो जाए तो परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट नॉर्मल है। जैसे दिनचर्या में टीथ ब्रश करना या शूज टाई करना, यह ठीक है, गुड इनफ यूजुअली पर्याप्त है। लेकिन जब आप अपनी पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और इलीट लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको मोर न्यूआंस्ड अप्रोच चाहिए। हैबिट्स जरूरी हैं, लेकिन मास्टरी के लिए पर्याप्त नहीं। आपको ऑटोमेटिक हैबिट्स और डेलिबरेट प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन चाहिए। सॉल्यूशन है रिफ्लेक्शन और रिव्यू का सिस्टम एस्टैब्लिश करना। जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं कि नियमित रिफ्लेक्शन और रिव्यू करें। डिसीजन जर्नल, हर बड़े डिसीजन को लिखें। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था, क्यों लिया, क्या महसूस हुआ। कुछ महीने बाद रिविजिट करें और देखें क्या सही था, क्या गलत। एनुअल रिव्यू, साल के अंत में सोचें क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या सीखा। इंटीग्रिटी रिपोर्ट, अपनी कोर वैल्यूज लिस्ट करें और स्कोर करें कि कितनी अच्छी तरह आप उन वैल्यूज के अनुसार जी रहे हैं। यह डेलिब्रेट प्रैक्टिस की फाउंडेशन है। ध्यान उन एलिमेंट्स पर केंद्रित करें जो परफॉर्मेंस को तय करते हैं। इमीडिएट फीडबैक लें और बार बार एडजस्ट करें। एक और चुनौती है, जब आप मास्टरी की जर्नी में होते हैं तो बोर्डम आएगी। असली टेस्ट तब आता है जब हैबिट बोरिंग हो जाती है। प्रोफेशनल्स और एमेटर्स में यही फर्क है। एमेटर्स तब काम करते हैं जब मोटिवेटेड हों, प्रोफेशनल्स तब भी करते हैं जब मूड सही नहीं। डेविड केन कहते हैं, डोंट बी अ फेयर वेदर मेडिटेटर। इसी तरह आप फेयर वेदर एथलीट या राइटर नहीं बनना चाहते। एक्सीलेंस का ओनली वे है एंडलेसली फैसिनेटेड रहना, सेम काम बार बार करने में। बॉर्डम से प्यार करना सीखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, बहुत वर्कआउट्स ऐसे हुए जो करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। बहुत आर्टिकल्स ऐसे थे जो लिखने का मन नहीं था, लेकिन शेड्यूल पर पब्लिश करने पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। तो दोस्तों, हैबिट्स पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन मास्टरी के लिए कॉन्शियस अटेंशन बनाए रखें। रेगुलर रिव्यू करें, बोर्डम को एम्ब्रेस करें और हमेशा याद रखें, एक्सीलेंस की जर्नी में कंप्लेसेंसी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, यह था हमारा जर्नी एटॉमिक हैबिट्स के थ्रू। अब चलिए एक आखिरी बार रिकैप करते हैं उन सभी पावरफुल लेसन्स को जो हमने इस किताब से सीखे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। याद रखें, आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बस रोज 1% बेहतर बनते जाओ। अगर आप साल भर तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने यही किया और ओलंपिक चैंपियंस बन गए। आप भी यही कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। दूसरी महत्वपूर्ण सीख, गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स पर फोकस करो। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां पहुंचाते हैं। ब्रिटिश साइकिलिस्ट का गोल हमेशा से टूर डी फ्रांस जीतना था, लेकिन तब तक कुछ नहीं बदला जब तक उन्होंने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया। तीसरी चीज, आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी शेप करती हैं। आप वो नहीं हैं जो आप ओकेजनली करते हैं, आप वो हैं जो आप कंसिस्टेंटली करते हैं। इसीलिए आउटकम बेस्ड गोल्स की बजाय आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करो। राइटर बनना चाहते हो तो रोज लिखो, एथलीट बनना चाहते हो तो रोज एक्सरसाइज करो। हर छोटा एक्शन एक वोट है उस पर्सन के लिए जो आप बनना चाहते हैं। और फिर आते हैं वो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज जो इस पूरी किताब की फाउंडेशन है। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। अपनी हैबिट्स को विजिबल बनाओ। इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन यूज करो। हैबिट स्टैकिंग करो। एनवायरनमेंट डिजाइन करो। जितना ऑब्वियस होगा उतना करने की संभावना। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। टेम्पटेशन बंडलिंग यूज करो। सही कल्चर में रहो।
उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो ऑलरेडी वो हैबिट्स प्रैक्टिस करते हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं। तीसरा नियम, मेक इट इजी। 2 मिनट रूल फॉलो करो। फ्रिक्शन कम करो, अच्छी हैबिट्स के लिए, बढ़ाओ बुरी हैबिट्स के लिए। याद रखें, मोशन और एक्शन में फर्क है। प्लानिंग नहीं, डूइंग इंपॉर्टेंट है। चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्रिएट करो, हैबिट ट्रैकिंग यूज करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, पब्लिक कमिटमेंट करो। जो सेटिस्फाइंग लगता है वो रिपीट होता है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे भी बड़ी लर्निंग यह है, हैबिट्स का असली पर्पस क्या है। हैबिट्स का पर्पस यह नहीं कि आप ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा सक्सेसफुल बनो या ज्यादा प्रोडक्टिव बनो। इन सब चीजों के लिए हैबिट्स यूजफुल हैं। असली पर्पस यह है, आप एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, आप अपने गोल्स की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल पर आ जाते हैं। तो गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। आइस क्यूब इमीडिएटली नहीं पिघलता। बैम्बू 5 साल तक अंडरग्राउंड रूट्स डेवलप करता है, फिर एकदम से 90 फीट तक ग्रो करता है। आपकी हैबिट्स भी ऐसे ही हैं। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल से गुजरना होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते रहो, ब्रेक थ्रू जरूर आएगा। याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर चैंपियन ने एक दिन बस शुरुआत की थी। आपको भी शुरुआत करनी है, बाकी सब अपने आप फॉलो होगा। तो दोस्तों, अब बॉल आपके कोर्ट में है। आप क्या डिसाइड करते हैं? क्या आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में ये एटॉमिक हैबिट्स अप्लाई करना शुरू करेंगे? क्या आप कमिटेड हैं एक प्रतिशत डेली इंप्रूवमेंट के लिए? तो उठिए, अपना कलम उठाइए, अपना कैलेंडर निकालिए और आज का पहला एक्स लगाइए। शुरू कीजिए अपनी एटॉमिक हैबिट्स की जर्नी। और हाँ दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी अपनी आदतों को सुधारना है। और कमेंट में जरूरत बताइएगा कि आप कौन सी पहली एटॉमिक हैबिट बनाने जा रहे हैं। मैं फिर मिलूंगा आप सबसे एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, रोज 1% बेहतर बनते रहिए।